वेलकम टू गोयल आईएएस। तो जैसे कि आपको पता ही है, एथिक्स के लेक्चर हमारे 10 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 11वें लेक्चर की बात करेंगे, राइट। और 11वां लेक्चर तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और कल आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जो मुझे लगता है आप होंगे सेलेक्ट। और 11वां लेक्चर बात करेगा आपके एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा है लेक्चर और कोशिश करूंगा एक सिंपल वे में मैं आपको समझा दूं, जिससे कि जब आप नोट से इसको पढ़िए तो आपको आसान लगे। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। माफ कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का परिचय हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर वुडरो विल्सन साहब ने क्या लिखा है कि प्रशासन सरकार का सबसे स्पष्ट हिस्सा है। यह क्रियाशील सरकार है, सरकार का सबसे व्यवहारिक और दृश्यमान पक्ष है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इट इज द गवर्नमेंट इन एक्शन, द ऑपरेटिव एंड द मोस्ट विजिबल साइड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो एक शासन और प्रशासन के द्वारा कार्य करता है। शासन का मतलब होता है जहां पर आप कानून बना सकते हैं, और प्रशासन जिसके द्वारा आप कानून को लागू करते हैं। कल देखिए, आप अगर चुनाव लड़ते हैं सांसद के तौर पे या विधायक के तौर पे, तो आप एक शासन का हिस्सा ज्यादा बनते हैं, क्योंकि प्रशासन और शासन बिल्कुल अलग नहीं होता, दोनों जुड़ा हुआ है। परंतु शासन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कानून बनाना। तभी मैंने बोला, अगर आप सांसद का या विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो आप ज्यादा शासन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप सदन में बैठेंगे, हाउस में आप बैठेंगे और वहां पर आप एक मत के द्वारा, यानी कि अधिकतम मेजोरिटी के द्वारा आप क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। अब उस कानून को सुचारू रूप से लागू करने के लिए यहां पर दो तरह का अरेंजमेंट किया गया है हमारे तंत्र में, हमारे सिस्टम में। एक है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, जैसे कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं, और जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आप ही लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो आगे चल के आईएएस पीसीएस के पद में आते हैं। तो ये जो हैं ये प्रशासन का भाग होते हैं। तो आपने देखा होगा, कल इमेजिन करिए आपका एसडीएम में नियुक्ति हो जाती है, तो सरकार द्वारा जो भी कानून पारित किए जाएंगे, जो भी लॉ इन्फोर्स किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, उन कानूनों के दायरे में ही आपने काम करना है, राइट। तो आप समझ पाए होंगे शासन और प्रशासन क्या होता है, और शासन को कहीं ना कहीं एप्लीकेबिलिटी, एक सुचारू सुचारू जो रूप देता है वो प्रशासन देता है। तो आप समझ गए होंगे, बिना प्रशासन के एक शासन नहीं हो सकता, इसलिए आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या लिखा है देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, द स्टेट इज एवरीवेयर फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। यानी कि पालने से लेकर कब्र तक, यानी कि इंसान के जीवन से इंसान की मृत्यु तक राज्य हर जगह होता है। एक उदाहरण से देख लेते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, आपने देखा होगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब ही हो गया कि वो राज्य के अंतर्गत उसका नाम दर्ज कर लिया गया है। और मृत्यु समय पर भी आपको मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो वहां पर भी देखिए, जिससे जो भी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति द्वारा उठाया जा रहा था, या जो जनगणना है उस जनगणना में उसका नाम हटाया जा सके। तो आपने देखा होगा किस तरह से पालने से मृत्यु तक, क्रेडल टू ग्रेव, राज्य ही राज्य है। आगे देखते हैं, डिपेंडेंसी की बात हम करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, देखिए प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी कामकाज होता है, जो भी गवर्नमेंट का कार्य होता है, जो सुचारू रूप में कौन लाता है, प्रशासन। और आगे क्या लिखा है देखते हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, विदाउट इट डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव। अब देखिए यहाँ पर लोकतंत्र जो हमारा तभी पूरा माना जाएगा, लोकतंत्र तभी पूरा माना जाएगा जब प्रशासनिक तौर पे जो नींव है उससे मजबूत रखा जाएगा। इन सिंपल, प्रशासन अच्छा है और प्रशासन पे जोर दिया जा रहा है, प्रशासन से संबंधित नियम बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर लोकतंत्र मजबूत होगा। और जहां पर प्रशासन और शासन के बीच जो एक अंतर होना चाहिए एक हद तक, वो अगर नहीं किया जा रहा है तो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करेगा, राइट। अब वाइटलिटी की बात करते हैं, महत्व की बात करते हैं। इट इज द लाइफ ब्लड हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी कि आप देख लीजिए प्रशासन के लिए क्या बताया गया, ये जीवन है, खून है, दिल है, किसका, लोकतंत्र का। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक हैं आपके हीगल साहब। हीगल बड़े फेमस हैं, ये पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे फिलोसफर हैं।
अब ऑब्वियसली यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस तो हम पढ़ नहीं रहे, पर इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड, डायलेक्टिकल मेथड में ये कहते हैं कोई विचार होता है, उसको हम थीसिस मान लेते हैं। कोई विचार है, अब यहाँ पर एक विचार मैं रख लेता हूँ, जैसे फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट। फ्री मार्केट जैसे कि आप जानते हैं ये एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। फ्री मार्केट, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, तो थीसिस उनके द्वारा दिया गया। ये एक विचार है, जो विचार आया वो थीसिस हो गया, और इसी विचार की वजह से आगे चलकर पूंजीवाद ने जन्म लिया, यानी कि कैपिटलिज्म ने जन्म लिया। रुकिए इससे ब्लैक स्क्रीन में देखते हैं, राइट, क्योंकि तभी मजा आता है इसको करने में। एक बार मैं ब्लैक स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर आप देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा कि जो हमारे हीगल साहब हैं, हीगल साहब ने एक डायलेक्टिकल मेथड दिया है। DIALECTIA, डायलेक्टिकल मेथड। अब इस डायलेक्टिकल मेथड में उन्होंने बताया है, जैसे कोई विचार आता है, तो उस पहली बार जब विचार आया, जैसे मैंने बोला आपको, एडम स्मिथ साहब हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लेसिस फेरे, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट का। तो फ्री मार्केट की थ्योरी दी इन्होंने कि राज्य जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण में, यानी कि इकोनॉमिक डोमेन में हस्तक्षेप ना के बराबर करे, इंटरफेरेंस ना के बराबर हो स्टेट का, तो उसे फ्री मार्केट कहा गया। जिसके बाद आगे चल के हमें दिखा कैपिटलिज्म ने जन्म लिया, पूंजीवाद ने जन्म लिया। ठीक है, अब देखिए कैपिटलिज्म में जन्म लिया, अब इसने कहीं ना कहीं जो गरीब थे उनको और गरीब कर दिया, अमीर को और अमीर कर दिया। किसने? पूंजीवाद ने, कैपिटलिज्म ने। इसीलिए इसी विचार के विरुद्ध, ये एक विचार हो गया, कैपिटलिज्म एक विचार हो गया, इसी विचार के विरुद्ध एक अगेंस्ट एक और विचार आता है जिसे हम कहते हैं कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म, जिसे आप साम्यवाद कहते हैं। कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया कार्ल मार्क्स ने। तो देखिए ये बिल्कुल इसके विपरीत विचार दिखता है, तो इसको कहा कार्ल हेगल साहब ने, इसको बोला एंटीथेसिस। तो देखिए मैंने क्या बोला आपको, एक नया विचार आता है, जैसे फ्री मार्केट के द्वारा कैपिटलिज्म में एक नया विचार आया, तो इसको दिया गया नाम, इसको हमारे हेगल साहब कहेंगे थीसिस, जो एक फ्रेश विचार है। इसी के विरुद्ध, इसी के विपरीत एक विचार आता है, उसको एंटीथेसिस कहते हैं। अभी आपस में टकराते हैं, तो कैसे टकराए? थीसिस, टी मतलब थीसिस प्लस एंटीथेसिस। थीसिस और एंटीथेसिस आपस में टकराते हैं तो एक नया सिंथेसिस देते हैं, एक नया विचार उत्पन्न होता है, जैसे हुआ भी। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को मिक्सअप करके हमें एक नई इकोनॉमी मिलती है, जिसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। आज भारत के पास मिक्स इकोनॉमी है, राइट, इसलिए भारत में एक प्राइवेटिज्म भी दिखता है और एक पब्लिक डोमेन भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो बताया डायलेक्टिकल मेथड में बताया कि एक थीसिस होता है, फिर एक उसका एक एंटीथेसिस आता है, थीसिस होता है, उसका एक एंटीथेसिस आता है, उसके बाद एक नया सिंथेसिस बनता है, यानी कि नया विचार बनता है। पूंजीवाद आया, पूंजीवाद के विरुद्ध एक साम्यवाद आया, उसके बाद दोनों का मिक्सअप होकर एक मिक्स इकोनॉमी आई। तो ये यहाँ पर हमारे डायलेक्टिकल मेथड में हेगल साहब कहना चाहते हैं कि ऐसे ही क्या होता है, समझदारी से हमारे नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये विचार इतिहास के दौरान आता है, यानी कि समय के दौरान आता है। ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में ये हो गया था, राइट। एडम स्मिथ कहाँ 1723 में पैदा हुए थे, और कार्ल मार्क्स कहाँ 1818 में पैदा हुए थे। लगभग 100-150 साल बाद ये विरोधाभास, थीसिस का एंटीथेसिस आया, और कहाँ मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और समय बाद आया। तो इतिहास यानी कि समय के साथ साथ ये अपने आप को, जो विचार होते हैं वो अपने आप को राशनलाइज करते हैं, अपना क्या करते हैं, थीसिस एंटीथेसिस करके एक नया विचार देते हैं, जिसे सिंथेसिस कहते हैं। अब देखो इसको समझना बहुत जरूरी था, अगर मैं ये नहीं समझाता तो हीगल साहब का क्या है, ये एक सिद्धांत था कि समय के साथ जो विचार होते हैं वो अपने आप को खुद और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमें क्या डेटा मिलता है। तो हीगल आइडिया व्यू देखिए, स्टेट जो होता है वो मॉरल एंटिटी होता है। क्योंकि स्टेट मॉरल एंटिटी क्यों होता है, यहाँ पर स्टेट मॉरल एंटिटी का मतलब था इनका, स्टेट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, राज्य एक सबसे बड़ा संस्थान होता है, जो कहीं ना कहीं लोगों के जो एथिक्स होते हैं उन एथिक्स को कहीं ना कहीं एक फ्रीडम देता है, एथिक्स को वो लोग इंजॉय कर सकें, वो आज़ादी देता है। क्या? एक राज्य। अब इसको समझा तो एग्जाम्पल से देखिए,
इमेजिन करिए हम अभी भारत में हैं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, जो भी मेरे विचार हैं मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आर्टिकल 19 इसकी आज़ादी देता है, अनुच्छेद 19, ठीक है, अभिव्यक्ति करने की, यानी कि अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मेरे को आज़ादी है। इमेजिन करिए आप ऐसे राज्य में हैं जहाँ पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको अलाउड ही नहीं है बोलना। जैसे इमेजिन करिए आप हिटलर के समय में पैदा हुए होते, तो देखिए राज्य सबसे बड़ा एक मंच होता है जहाँ पर हम अपनी जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है हमारे, उसको हम इंजॉय करते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी के लिए वो क्या कहते हैं, स्टेट के लिए कहते हैं वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरोक्रेसी के लिए वो कहते हैं, नौकरशाही के लिए कहते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट होता है। यानी कि स्टेट में जो हमें इस तरह की आज़ादी मिलती है, उस आज़ादी, वो आज़ादी कैसे मिलती है, स्टेट आपको वो आज़ादी कैसे दिलाता है, स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है। अब देखो ये जो नौकरशाही होती है या जो स्टेट है, स्टेट नौकरशाही के द्वारा कार्य करता है, डिवोटेड टू कॉमन गुड, आम भलाई, लोगों की भलाई करता है, कॉमन गुड की बात करता है, सभी तक लोगों को पहुंचाने का प्रयास करता है जो भी नेसेसिटीज़ होती हैं, और इसका जो प्रकृति होती है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कि वो यूनिवर्सल लेवल पे काम करता है। अब यूनिवर्सल का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है राज्य को यहाँ पर एक सकारात्मक रखा गया है जहाँ पर राज्य किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करता है। वो आपको दिखता है अगर आप पॉलिटी में आर्टिकल 15 देखते हैं, हमारा भारत भी तो यही है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरह से सामाजिक मतभेद, माफ कीजिएगा, सामाजिक भेदभाव नहीं किए जाते। पर यहाँ पर देखिए रियलिटी एंड क्रिटिसिज्म की कुछ बात की जा रही है। ये बातों को कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं इतना आसान नहीं होता है क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हीगल ने जो बात कही है वो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करी है, बड़ी आदर्शवादी बातें करी है। ये एक प्रैग्मेटिक यानी कि एक प्रैक्टिकल व्यू नहीं है। और ये कहते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि हीगल ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, वो एक राज्य का औजार होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है। पर यहाँ पर लोग कहते हैं कि जो ये ब्यूरोक्रेट्स की बात बता रहे हैं वो भी तो एक इंसान है, और उनके अंदर भी सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है। ब्यूरोक्रेट जो नौकरशाह होते हैं वो इतने बड़े अहदे में होते हैं तो वो भी तो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, उनको अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है, वो राज्य के लिए नहीं सोचते हैं। क्योंकि हीगल के हिसाब से क्या था, ब्यूरोक्रेट्स क्या थे, राज्य के लिए ही सोचेंगे, अपने लिए कुछ नहीं सोचेंगे। आगे देखते हैं तो रिजल्ट क्या है, इरोजन ऑफ द आइडल सिस्टम। मतलब जो अंत में हमें दिखता है हीगल साहब की जो थ्योरी फेल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंसानों से ही चलती है और इंसानों में कहीं ना कहीं एक सेल्फ इंटरेस्ट वाली बात होती है। फिर भी हम देखते हैं यहाँ से निकल के क्या आता है, हेगल साहब क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज अ पोटेंट वेपन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है, ये नौकरशाही जो है, एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली हथियार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है वाई वैल्यूज आर नीडेड, वैल्यूज की, मूल्यों की क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के अंदर मूल्य होगा, वैल्यूज होगी, यानी कि गवर्नमेंट अगर हीगल की सुने तो जो सरकार होती है, जो राज्य होता है, राज्य का प्रतिनिधित्व तो सरकार करती है। आपको पता है राज्य तो एक अमूर्त होता है, अमूर्त मतलब आइडल स्टेज होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, राज्य आपको दिखाई थोड़ा देता है, तो उसका प्रतिनिधित्व करती है सरकार। और सरकार के अंदर अगर गुण होंगे, वैल्यूज होंगे, तो वो किस तरह की योजनाएं देगी, जैसे आप देखिए मिड डे मील देगी गरीबों के लिए, पेंशन देगी फॉर आर्म्ड फोर्सेस के लिए, विमेन की सेफ्टी का ध्यान रखेगी, स्पेस मिशन पे ध्यान देगी क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी होता है, वैक्सीन और हेल्थ मिशन होंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें, जैसे लोगों को जो खाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो खाना है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं उसमें जिससे कि उपज और बढ़े, लोग भूखे ना रहें, खाना सस्ता हो, राइट। तो इस तरह की चीज़ें तभी हो पाएंगी जब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जब कार्य करती है, एक्शन में होती है, तो अगर वो गुणकारी है, वैल्यू बेस है, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी, राइट। अब ये सब गवर्नमेंट के कौन करेगा, ये करेंगे जो औजार है गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एज पर हीगल। तो यानी कि ब्यूरोक्रेसी का एक वैल्यूएबल होना बहुत ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेसी का। आप भी कल ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने वाले हैं, तो आपसे भी उम्मीद की जाती है आप एक वैल्यू ओरिएंटेड पर्सन होंगे, राइट। आगे क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन पावर टू डिसाइड एवरी डे, दिस रिक्वायर्स वैल्यू। क्योंकि देखो जो भी है, सरकार ने तो नीति बना दी, अब पैसा जो है किस तरह लोगों तक वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, वो तो सारा का सारा काम प्रशासन का है, और ब्यूरोक्रेसी एक प्रशासन का ही पार्ट होती है। तो सोचिए, सारा का सारा काम तो प्रशासन का है, और प्रशासन का गुणकारी होना, वैल्यूएबल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि शासन से कुछ नहीं होता है, प्रशासन का होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, वो भी ईमानदार।
अब आगे देखते हैं हम स्टेबिलिटी वर्सेस सोशल चेंज, इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्टेबिलिटी और सोशल चेंज। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक हमें मितपाथ रखना होता है। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे वहाँ तो बुद्धिज्म ने ये बात बताई है, मितपाथ, है ना अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, अति जो होती है किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। जैसे कुछ हमारे संस्थान होते हैं जिनका हमारे समाज में होना बहुत ज़रूरी होता है, और उनका कहीं ना कहीं समय के अनुसार जल्दी जल्दी परिवर्तन होना अच्छी बात नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे शादी। आज भी आपको दिखता है कि जो शादी की परंपरा बहुत पुरानी चली हुई आती थी, मतलब जो पुरानी इससे चली हुई आ रही है आज भी, जहाँ पर एक बालिका है, एक बालक है, और बालिका अपना घर छोड़कर बालक के घर आती है, एक फीमेल मेल के घर में आती है, राइट। ये प्रथा आज भी आपको दिखाई देती है, चाहे वो हमारी आज़ादी से पहले की बात है या आज़ादी के बाद की। अब इस प्रथा में आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। अब देखिए, चाहे आज देखिए हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों की बात करती हैं, क्योंकि संविधान को वो जानती हैं, पढ़ी लिखी हैं, पर आज भी देखिए इस प्रथा को, महिला चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी है, उसे ये पता रहता है कि कल मेरी शादी होनी है तो मुझे अपने पिया के घर जाना है, अपने पति के घर जाना है, राइट। ऐसी डिमांड तो नहीं होती ना कि अब पति हमारे वहाँ आएगा, ऐसी महिलाएं आंदोलन तो नहीं करती है ना। तो देखिए समाज में एक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो समाज चल पाता है। क्योंकि समाज की जो बेसिक बुनियाद होती है उसको नहीं छेड़ना होता, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया। और सोशल चेंज देख लीजिए, आपको सामाजिक परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे एक समय सती प्रथा अपनाई जाती थी, 9 साल की लड़की होती थी, 40 साल का व्यक्ति होता था, 20 साल में आदमी 60 साल का, उसकी मृत्यु हो गई, और लड़की तो सिर्फ 29 साल की है, और फिर उसको सती प्रथा अपनानी पड़ती थी। या तो वैरागी जीवन अपनाना पड़ेगा या चिता में जिंदा जलना पड़ेगा। तो आज देखिए ऐसी चीज़ें हमें नहीं दिखती है, राइट। आजकल तो विडो रीमैरिज बहुत आसान हो गया है, ठीक है। तो ये है परिवर्तन। तो ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, और उम्मीद की जाती है जो आपका प्रशासनिक जो एक शाखा है हमारी सरकार की, उसको भी ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थिरता दिखानी है, कहाँ पर अस्थिरता, कहाँ पर स्टेबिलिटी दिखानी है और कहाँ पर नहीं, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे समाज में देखिए, अगर मैं बात करूँ, जैसे निर्भया इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है ये दिसंबर के महीने में 2012 में एक निर्भया इंसिडेंट हुआ था, जिसमें बालिका का रेप किया गया था और बड़ी गलत हरकतें की गई थी, आपको पता ही है। उसके बाद एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी पास किया गया, जिसमें पहली बार हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं जो जुवेनाइल लोग हैं, जुवेनाइल से मेरा तात्पर्य है जो 16 से 18 साल के हैं लड़के, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक रिगरस कठोर दंड का प्रावधान आया, उससे पहले नहीं था। तो समाज की गतिविधियों को देखते हुए भी परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको एक निर्भया कांड से दिखाया, ठीक है, और विवाह दिखाया जहाँ पर स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे नौकरशाही की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे, राइट। और ये किसके अनुसार? मैक्स वेबर। अब देखिए मैक्स वेबर जो हैं ये एक जर्मन सोशलॉजिस्ट हैं, सॉरी, जर्मन सोशलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने एक रचना करी है कि आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इन्होंने दिया है। आइडियल टाइप, आदर्श नौकरशाही मॉडल, यानी कि जो नौकरशाही है वो कैसे आदर्श हो सकती है, ठीक है। इनका मानना है कि जो आपका ब्यूरोक्रेसी होती है वो उसने जन्म लिया था पूंजीवाद से और मार्केट इकोनॉमी से। मैंने आपको बता ही दिया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एडम स्मिथ का नाम आता है, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर दिया था, जिसको इंग्लिश में हम फ्री मार्केट कहते हैं, और जो आगे चलकर पूंजीवाद में बदला, कैपिटलिज्म। तो जहाँ ये कैपिटलिज्म में जन्म लिया तो वहीं से कारोबार बढ़ा, इंडस्ट्रीज लगी। अब क्या है कि जब कारोबार फैल रहा तो हमें कुछ ना कुछ तो नीतियाँ चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, चलाने वाले कोई लोग चाहिए, कोई ग्रुप चाहिए जो एकदम ईमानदार हों, जो कहीं ना कहीं नियम से काम करते हों, जो डिसिप्लिन्ड हो, जो निष्ठावान हो, इस तरह का एक ग्रुप चाहिए। उसी को कहा गया आगे चलकर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है। और अगेन आई से ब्यूरोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए यहाँ पर है नीड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फियर्स कंपटीशन, क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है, हर कोई बढ़ रहा है, तो एक कंपटीशन के लिए भी आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के लिए मोस्ट एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जब बहुत लार्ज स्केल हो जाता है तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है, नौकरशाही की जरूरत पड़ती है, राइट। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है, सर जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो खुद क्यों नहीं ये सब मैनेज करते हैं? देखिए आप समझिए, लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं, लोकतंत्र में, शासन में, रूलिंग में वही आता है जो वोट द्वारा आता है, जो निर्वाचित होकर आता है।
लोगों ने उस पर भरोसा दिखाया है तो वो लोगों का भरोसा होता है। पर यहाँ पर एक कमी हो जाती है कि वो उस समाज के, जैसे भारत की बात करें तो भारत के समाज को कितना समझता है, उसकी जो एक विधि प्रणाली होती है, लीगल सिस्टम होता है, उसको कितना समझता है, वो डिपेंड करता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके जो चुनाव में एक एडुकेशन सेट की जाती है, जैसे एक आईएएस अधिकारी होता है या एक पीसीएस अधिकारी होता है, तो आप लोग देखिए इतना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे ध्यान से, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे हैं, हर चीज़ सीख रहे हैं, भारत संविधान को सीख रहे हैं, उसके बाद आपको पेपर में बैठना है, उसमें भी कंपटीशन फेस करना है, उसके बाद मेंस लिखना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो सोचिए आप कितने निपुण हैं, आपके पास कितने वैल्यूज़ है, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास कितना अपने देश से संबंधित विधिक ज्ञान है, लीगल नॉलेज। तो इसीलिए लोकतंत्र में जो शासन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन, किस तरह से नियम बनाए जा सकते हैं, क्या नियम नहीं बनाए जा सकते, वहां पर ये ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है। अब आप समझ के आएंगे ब्यूरोक्रेसी क्यों चाहिए होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर हर मंत्री के साथ, हर मंत्रालय के साथ आपको सचिवालय दिखता है, सचिव, राइट। आगे देखते हैं, मॉडर्न सोशल ऑर्डर डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, आज जो हमारा जो आधुनिक समाज की जो व्यवस्था है वो सब इस पर निर्भर करती है। और ये आपके बिजनेस पे भी एप्लीकेबल होता है, चैरिटी पे, पॉलिटिक्स, रिलीजन। अभी तक जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको पॉलिटिक्स के दे रहा हूँ, बिजनेस पे भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आपको पता है, बिना मैनेजमेंट के तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं हमारे जो वेबर साहब हैं उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी में क्या क्या दे रखा है। देखिए बहुत आसान होता है ब्यूरोक्रेसी में, सबसे पहले तो हायरार्की होनी चाहिए, एक पदना पदन पदनानुक्रम होना चाहिए, पदानुक्रम होना चाहिए, माफ कीजिएगा, पदानुक्रम होना चाहिए, एक हायरार्की होनी चाहिए। और हायरार्की इसलिए होती है क्योंकि फ्लो ऑफ ऑर्डर तभी होता है, तभी आप फ्लो ऑफ ऑर्डर कर सकते हैं, तभी आप सुपरवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज जब पता ही नहीं रहेगा कि पद में कौन बड़ा है कौन छोटा है तो ओबीडियंस नहीं आएगा। हमेशा जिम्मेदारी होता है कि जो ऊपर वाला होगा वो कमांड देगा और नीचे वाला ओबीडियंस करेगा, तभी वो फ्लो ऑफ ऑर्डर होगा, तो हायरार्की होगी। दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर होगा, एक्सपर्टीज के आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जो एक्सपर्टीज होती है उसी के आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी एक्सपर्टीज एक ही चीज़ में आ सकती है, हम एवरेज हर चीज़ में हो सकते हैं। इसीलिए सिविल्स में भी आपने देखा होगा ऑप्शनल आपको एक ही लेना होता है, राइट। और कोई भी चीज़ नियम के विरुद्ध नहीं हो, जो नियम होने चाहिए, जैसे कि किसी भी तरह से जो एक तानाशाही होती है, एक डिक्टेटरशिप होती है, वो ना आ जाए। तो एक नियम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पद में छोटा है उससे बड़ा है तो बड़े पे कोई नियम नहीं है, उस पर भी नियम होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आपका इम्पर्सनैलिटी, यानी कि आपने कोई भी मुद्दा सॉल्व करना है या आप किसी भी मुद्दे से जुड़े हैं तो अब निजी रूप से नहीं जुड़ सकते, उसमें आपके पर्सनल नहीं आ सकता। आपको हमेशा ये याद रखना है, आप एक प्रशासनिक का हिस्सा हैं, आप एक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट हैं और आपके लिए राज्य ही सबसे ऊपर है, राइट। यहाँ पर आपका पर्सनल कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए आपने सबको बराबर समान देखना है। नेक्स्ट देखेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो भी कार्य हो वो हमेशा लिखित हो, क्योंकि लिखित जो होता है वो मैनेजेबल होता है, लिखित जो होता है वो अकाउंटेबल होता है। भूली हुई बातें तो कोई भी भूल जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक प्राइवेट एंड्स। देखिए यहां पर क्या है कि आपका जो, जैसे हमारा होता है कि हमारे दो रूप होते हैं, एक पर्सनल लाइफ होती है और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, तो उसको आपने मेंटेन करना है। आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आनी चाहिए और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल में नहीं आनी चाहिए, राइट। तो यहां पर बिल्कुल अच्छी तरह इस चीज को ध्यान देना है। आगे देखते हैं ट्रस्ट। ये हो गए आपके एलिमेंट, यहाँ पर से तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज आएगा। देखिए ये है हमारे एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो इतने याद रखने हैं अपने, हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, रूल्स, इम्पर्सनैलिटी, ऑफिशियल रिकॉर्ड, पब्लिक प्राइवेट एंड। ये किसने दिया है आपके, वेबर ने दिया है, वेबर, मार्क्स वेबर, ये देखिए मैक्स वेबर ने दिया है, ठीक है। बस अब हमारा आ गया पब्लिक सर्विस वैल्यूज। देखिए ये भी बहुत आसान है, मैक्स वेबर ने इसलिए हमें ये रूल्स हायरार्की दे रखा है जिससे कि हमारा ब्यूरोक्रेसी एक आइडल फॉर्म में रहे, एक आदर्श के रूप में रहे हमारी नौकरशाही, राइट। पर आई थिंक वेबर साहब इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि पावर में करप्ट, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट। जब आदमी इतने ऊंचे पद में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं करप्शन तो आता है बिकॉज ऑफ पावर, राइट। आगे देखते हैं पब्लिक सर्विस वैल्यूज। अब पब्लिक सर्विस वैल्यू, लोक सेवा मूल्य, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रस्ट होता है। तो यहाँ पर यह भरोसा होता है कि ड्यूटी टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि हमारा एक ट्रस्ट है कि आप हमेशा जनहित में काम करेंगे और आप हमेशा देश के प्रति वफादार रहेंगे। विश्वास, ट्रस्ट, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, कि पर्सनल लाइफ आपकी कुछ भी हो, अगर आपके सामने कोई आपका अपना व्यक्ति आ जाता है
तब भी आपने निष्पक्ष होकर जांच करनी है। फेयरनेस, यहाँ पर एक ही बात हो जाती है, फेयरनेस में भी आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पर फॉलो करना है ऑडी अल्टरम पार्टनर, मतलब होता है राइट टू बी हर्ड। ऐसा नहीं है कि आपने एक को मौका दिया बात करने का और दूसरे को नहीं मौका दे रहे हैं, सबको राइट होता है सुनने का, उसे कहते हैं ऑडी अल्टरम पार्टनर। ठीक है, दो गुटों के बीच लड़ाई हो गई मान लीजिए, और आप एक ही को मौका दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो ये अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस भी हो जाता है, राइट। अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस वैल्यू, कैसे परफॉर्मेंस वैल्यूज बढ़ाई जाए। ठीक है, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, जो उसका जो एक प्रदर्शन है वो कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अकाउंटेबल होने चाहिए मिनिस्टर के लिए, ये अकाउंटेबल होने चाहिए लोगों के लिए। जो भी ये कार्य करते हैं इनकी एक अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी क्या करती है, अगर आपकी ईमानदारी है तो आपको डरने की बात नहीं है, और अगर आपने बेईमानी करी है तो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं फंसेंगे, राइट। आगे देखते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर क्या है, मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, अवॉइड वेस्ट, हाइड। देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है, आप कम खर्चे में कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो वो होता है आपकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि आप कितने स्मार्टली काम करते हैं। यहाँ पर हार्ड वर्क की बात नहीं होती, यहाँ पर स्मार्ट वर्क की बात होती है। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं कि आप लोगों की जो आकांक्षाएं होती हैं उसके प्रति आप कितने जागरूक हैं, जो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं क्या आप उन एक्सपेक्टेशंस को निभाते हैं, नहीं निभाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि आपका कोई अपना इंटरेस्ट है, जाति अपना एक पर्सनल निजी आपका एक इंटरेस्ट आ रहा है, जिससे आप प्रोफेशनल इंटरेस्ट के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे पद में हैं, और इसी का फ़ायदा आप उठा रहे हैं कि आपका बेटे का वहाँ एडमिशन हो जाए जहाँ पर मेरिट सिस्टम है, और आप चाह रहे हैं मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं कराना चाहते आप अपने बच्चे का, और आप अपने ओहदे का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी निष्पक्षता के साथ कार्य करना है। डिस्क्रिमिनेशन तो आप समझ गए होंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, कोई भी कार्य करता है ऐसा नहीं कि ये मेरा है, मेरी जात का है, मेरे धर्म का है तो इसको आगे बढ़ाना है, इस तरह से, राइट। और रिस्पॉन्सिबल स्किल एंड केयर, माफ़ कीजिएगा, रीजनेबल स्किल एंड केयर, यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं आपने कोई भी आपसे उम्मीद की जाती है तो आपने एकदम एक्शन करना है, तत्पर रहना है, आपने निष्पक्ष निर्णय लेने हैं, और कहीं ना कहीं जहां आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आपने ये नहीं सोचना है कि मैं कैसे किसी और से राय ले सकता हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। जिस दिन आपके मन में ये विचार आ जाता है कि आपको सब कुछ आता है तो वहीं आप खत्म हो जाते हैं। तो कभी ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आप फंसते हैं, तो वहाँ पर आप किसी से भी सलाह ले सकते हैं जो आपको लगता है कि ये इस फील्ड में एक्सपर्ट है। देखिए लॉयल्टी, ईमानदारी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस, आज्ञा पालन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही है, बेनालिटी ऑफ एवल, बेनालिटी ऑफ एवल, ये किताब लिखी गई है हन्ना आरेंट के द्वारा, बेनालिटी ऑफ एवल। इसमें एक हमारे एडोल्फ आइचमैन थे, एडोल्फ आइचमैन जर्मनी के थे, एडोल्फ हिटलर के ही ऑफिसर थे ये, और इन्होंने कम से कम बहुत सारे लाखों में ज्यूज को मारा, यहूदियों को मारा। अब जब इन पे केस चला तब इनसे पूछा तुमने क्यों मारा, इन्होंने कहा मैं तो सिर्फ अपने ऑर्डर फॉलो कर रहा था, मेरे सीनियर ने जो मुझे ऑर्डर दिया था वो फॉलो कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर इसे कहते हैं बेनालिटी ऑफ एविल। एविल मतलब भयानक घटना का एक औपचारिक रूप। उन्होंने कह दिया कि मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था, राइट। इसीलिए भारत में फिर विसल ब्लावर जैसा कॉन्सेप्ट आया है, एक्ट आया है, जिसमें क्या होता है, अगर कोई सीनियर आपको ऑर्डर दे रहा है, देखिए ऑर्डर का अनुपालन करना तो बहुत ज़रूरी है, ओबीडियंस होना बहुत ज़रूरी है, पर अगर आपको लगता है कि ये ऑर्डर तो गलत है तो आप उसे टाल भी सकते हैं, उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, राइट। हालांकि यहाँ पर लिखा है ड्यूटी ऑफ ओबीडियंस तो होना चाहिए, परंतु ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्डर कैसा है। ड्यूटी टू रिपोर्ट, जो भी चीज़ है, आप जो भी कार्य करते हैं उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस, अब देखिए ये तो आप जानते हैं, पारदर्शिता, खुलापन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक सरकारी विभाग में बैठे हुए हैं, आप जनता के नौकर हैं, तो आप छुपाएंगे क्यों, आपका कोई निजी स्वार्थ तो होना नहीं चाहिए, तो आप छुपाएंगे क्यों, राइट। पर्सनल चीज़ें छुपाई जाती हैं, फैमिली की बातें छुपाई जाती हैं, जनता में जो जनता के डोमेन में आप काम कर रहे हैं उसमें क्या छुपाना, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक्टिविटी। देखिए इसको मैं ऐसे, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर सा होता है, ये मुझे समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब जैसे विसल ब्लाउंग की मैंने बात बताई थी, भारत में ये अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, इसलिए मैंने कहा था क्योंकि बेनालिटी ऑफ एविल, उसमें ये हमारे समाज को सीखने को मिला कि केवल ऑर्डर फॉलो करने की वजह से किसी ने लाखों लोगों को मार दिया, बच्चों महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, यहूदियों का नरसंहार किया।
मैसेक्रे किया। तो इसीलिए विसल ब्लोइंग वाली बात आई है, जहाँ पर क्या है कि अगर कहीं ना कहीं अंदरूनी अगर आपके बॉस कुछ गलत हरकत कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अनएथिकल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कॉन्फिडेंस। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस की उम्मीद की जाती है कि बाहर आपने कोई निर्णय लिया है, सोच समझ के लिया है, और बाहर के इन्फ्लुएंस से आप इन्फ्लुएंस होकर वो निर्णय ना बदलें। ठीक है, इतना आपके अंदर क्या होना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आउटसाइड जॉब्स, नो जॉब्स डिटरमेंटल टू इंटरेस्ट, यानी कि आपने सुना होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात आपने सुनी होगी, वो पॉलिटी में हमने बार बार पढ़ा है। बड़े बड़े पद होते हैं वहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा ना हो आप किसी और जॉब से जुड़े हुए हैं और आप सरकारी अहदे में भी काम कर रहे हैं, तो उससे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए आपकी वफादारी के लिए, आपको निष्ठावान बनाने के लिए ही ये कदम लिया जाता है, और किसी भी तरह का पक्षपात ना हो। ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण, यहाँ पर होता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं जिसे। ट्रांजिशन मतलब होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, किसी नई नौकरी में जब आप जाते हैं तो आपको नोटिस पीरियड होता है, आप जानते हो नोटिस पीरियड आपको सर्व करना है, उसके बाद ही आपने किसी चीज़ को ज्वाइन करना है। ठीक है, उसे कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, और इसमें ट्रांजिशन में एक बात और याद रखेगा, इसमें ये भी अर्थ होता है कि जैसे आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन करी, आपका नया नया सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करने से पहले कुछ समय मांगते हैं, जिससे आप इन्जॉय कर लीजिए। होता है ना, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया एकदम ज्वाइन, आप चाहते हैं थोड़ा सा मुझे रिलैक्स चाहिए, मैं सबसे मिल लूँ, जैसे कि बाद में ये ना रहे कि आप नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपका माइंड घर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, क्योंकि प्रेशर बहुत आने वाला है। आगे देखिए, किसी भी तरह की ब्राइब नहीं लेंगे आप लोग। ठीक है, रिश्वत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़। जैसे मुझे याद आ रहा है कि पॉलिटी में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, तो वहाँ पर ये नियम भी डाला गया था कि किसी तरह से भी जो हमारी कंपनी के ऑफिसर्स हैं या कोई भी एम्प्लॉय है, वो किसी तरह से भी घूस नहीं लेगा, ब्राइब नहीं लेगा, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अटेंटिव एंड फेयर होगा, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस होगा, अटेंटिव एंड फेयर होगा, चौकस और निष्पक्ष होगा। ठीक है, ये तो अब देखिए हमें पता ही रहता है। तो द एसेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता का सार, कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना है, चुनौती समझना है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चुनौती एंड प्रॉब्लम। समस्या और चुनौती में डिफरेंस होता है। तो आपने बीइंग एन ऑफिसर, ब्यूरोक्रेटिक, आपने समस्या नहीं समझनी है, समस्या को आपने चुनौती के रूप में लेना है। ठीक है, ओके। आगे जो हमारे समझने वाली बात है, तो कंक्लूजन देख लेते हैं सीधे। प्रोफेशनलिज्म इज अ नेविगेटिंग दीज प्रेशर वाइल मेंटेनिंग पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, मैंने अभी बताया आपको, जितना भी हमने अभी देखा था, जो जो वैल्यूज़ की बात हमने करी, जो जो समस्याओं की बात करी, उसमें आपने क्या करना है, इन समस्या को, इन गुणों को आपने अपने अंदर समाहित करना है। समस्याओं को अच्छी तरह चुनौती के रूप में देखना है। ये सब जो आपके गुण हैं, वो जब आप लेते हैं तभी आप एक काबिल ब्यूरोक्रेट बनते हैं। तो देखिए, आप समझ गए होंगे, ये नॉर्मल सी बातें होती हैं जो हमें पता है। तो इवेंचुअली हमने क्या सीखा, एक इसको शॉर्ट में मैं बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है राज्य के लिए, क्योंकि राज्य सबसे बड़ा मंच है जहाँ पर हम अपने जो मॉरल वैल्यूज़ को हैं वो इन्जॉय कर पाते हैं। तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, राज्य हमें परमिशन दे रहा है। पर राज्य अगर हमारी भलाई चाहता है तो राज्य का जो तंत्र होता है वो होता है ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होता है। अब क्वेश्चन है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या जो प्रशासन है वो अपने आप तो चलेगा नहीं, उसमें इंसान ही बैठे हैं। तो उन इंसानों से क्या क्या उम्मीद की जाती है, तो हमने उस पर चर्चा करी। किस तरह से वेबर्स का हमने देखा, वेबर्स ने क्या क्या बोला है, राइट। हेगल का हमने देखा, हेगल ने तो ये बताया था कि समय के साथ क्या होता है, नए नए विचार आते रहते हैं, इसीलिए समाज में कुछ नए विचारों का स्वागत करना चाहिए। परंतु समाज में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा स्थिर रहती है, तो उनको हमेशा स्थिर ही रहना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन पे क्या क्या गुण होने चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इसको सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊँ, जिससे कि जब आप थ्योरी पढ़ें तो आपको ईजी लगे, राइट। चलिए गाइस, तो यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद गाइस।